आप ये बताएं कि डेली वेजेस को तब जो ऑनरेरियम भी मिलता था तो क्या मिलता था? पीनट्स, हाँ, मतलब वो कि, भी तो इंक्रीज और किया वो गया। भी ईद, बैसाखी या दिवाली पे कई बार उस पे भी 2-4 दिन आगे पीछे होते थे, तो वो भी जो अमाउंट होती थी वो ना मात्र होती थी, ना के बराबर। पत्रकार जब किसी एक राजनीतिक दल को ज्वाइन करता है तो संभवतः संभावनाएं ज्यादा ये होती हैं कि या तो वरिष्ठ प्रवक्ता होंगे, मुख्य प्रवक्ता होंगे, या कोई और इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलेगी जहां से आप अपने कार्य का निर्वाह भी कर सकें और पार्टी की बात को भी लोगों तक पहुंचा सकें। तो जाने के बाद लाइन में तो नहीं लग। मैं जर्नलिज्म में नहीं होता तो शायद बेल्ट फोर्स में होता, जो मेरे पेरेंट्स की एक वो रही, और यह हमारी फैमिली की लेगेसी रही है, आर्मी बैकग्राउंड एंड ऑल। जब इनके साथ दोस्ती हुई, दोनों पॉलिटिक्स में नहीं थे। बड़े कम लोगों को पता होगा, हमारे स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा साहब तब बिजनेस की तरफ बहुत ग्रो कर रहे थे। मैं 26 साल पुरानी बात कर रहा हूं। ये जो टेररिज्म का नंगा नाच जो है, ये कैसे कब खत्म होगा, तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि आज कहीं ना कहीं जो टेररिज्म पे लगाम लगी है बहुत बड़े हद तक, तब हम सोच भी नहीं सकते। जब मैं 90s की बात करूं, आप डोडा से हैं, आपने देखा कि डोडा में 3 बजे के बाद कोई गाड़ी में नहीं जा सकता था। मैं उस समय की बात कर रहा हूं, शायद आज की जनरेशन को ये ना। जब जम्मू में ड्रग माफिया को लेकर कोई काम नहीं कर रहा था, समाज की नशे के प्रति जो जागरूकता थी वो थी तो सही, लेकिन दबे लफ्जू लोग इसके बारे में बात करते थे। उस समय पत्रकारिता के साथ साथ में ड्रग माफिया के खिलाफ ऐलान जंग किया था एक पत्रकार ने, मेरे साथ हैं जोरावर सिंह जम्वाल। टीम जम्मू, इन्होंने टीम जम्मू बनाई और टीम जम्मू बनाने के बाद सबको ये लग रहा था कि एक समय आएगा जब शायद कोई राजनीतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनके कांधों पर आएगी। देवेंद्र सिंह राणा, स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा के करीबी माने जाने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार और टीम जम्मू के संस्थापक, ड्रग माफिया की आंखों का कांटा, मेरे साथ जोरावर सिंह जम्वाल है। सबसे पहले तो स्वागत, और साथ में ये जानना चाहूंगा कि अभी भी टीम जम्मू है या भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद अब आपने टीम जम्मू को छोड़ दिया है? जुनेद साहब, मुझे लगता है कि अगर आप पिछले 2 सालों में देखें, जहाँ का आप बात कर रहे हैं कि आई ज्वाइंड बीजेपी, आई एंटर्ड इनटू द पॉलिटिक्स, उसके साथ साथ निरंतर और बड़े कंसिस्टेंटली टीम जम्मू की एक्टिविटीज चलती रही, क्योंकि टीम हम्म। जम्मू एक सोच है, हम्म। एक नेशनलिस्ट सिस्टम जो जम्मू कश्मीर में जो है, नेशनलिस्ट स्पिरिट के जो लोग नौजवान हैं, उनको कैसे आगे लेके जाया जाए, और वो लगातार चल रहा है। और ड्रग मिनेंस के खिलाफ हमारा प्रचार, चाहे वो शहर हो, चाहे हम्म। वो गांव हो, चाहे हिली बेल्ट हो, लगातार वो निरंतर प्रयास चल रहा है। हम्म। और उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट 7 महीने पहले ही एक बहुत बड़ी मेगा बाइक रैली जो है एक बार फिर जम्मू में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में निकाली गई, जिसमें हजारों नौजवानों ने शिरकत की और से नो टू ड्रग्स की इस टीम जम्मू की आवाज को बुलंद किया, और एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं जहां सोई हुई थी उसको जगाने की प्रयास किया। जैसे आपने कहा आपने एडमिनिस्ट्रेशन को जगाया, तो एक पत्रकार के तौर पर आपकी कदकाठी जबरदस्त थी। एक पत्रकार के तौर पर आप एक वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर थे। कमाल के तथ्य आपके पास होते थे। हिंदुस्तान टाइम्स में जब आप लिखते थे तो आपकी रिपोर्ट एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार पढ़ी जाती थी। और उस सर्कल में भी अब आप जाने लगे थे जो सर्कल कम से कम पत्रकारिता के सर्कल में सबसे बड़ा सर्कल माना जाता है। अचानक वहां से आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर आ गए और आपने टीम जम्मू शुरू की। आज कोई रिग्रेट तो नहीं होता कि गलती कर दी, नहीं छोड़ना चाहिए थी पत्रकारिता? नहीं, ऐसा नहीं है। कहते हैं ना कि डॉक्टर, टीचर और वकील हम्म। जो कभी रिटायर नहीं होते, उनके साथ एक और होता है, वो होता है पत्रकार। हम्म। पत्रकारिता लिखने में कहीं ना कहीं आपको मैं कम दिख रहा हूँगा, हम्म। लेकिन अंदर से पत्रकार है, सोच वैसी है, हम्म। क्योंकि निष्पक्ष सोच होती है पत्रकारों की। कोई ठीक। कुछ भी कहे तो मुझे लगता है कि कोई रिग्रेट नहीं था। रादर मैं कहूँगा कि 2013-14 में इट वाज द नीड ऑफ द आवर, हम्म। कि ठीक है, पत्रकारिता में हम समाज में जो कुरीतियां हो रही हैं, जो बेइंसाफी हो रही है, हम अपनी कलम के थ्रू, या जैसे अब इंटरव्यूज कर रहे हैं, नहीं, आप भी कर हिंदुस्तान रहे हैं। टाइम्स से तो कोई भी
टीम जम्मू नहीं बनाएगा। जो हिंदुस्तान टाइम्स में देखिए, होगा वो कोशिश करेगा कि मैं एडिटर बन दो जाऊं, दो चीजें मैं हैं। ब्यूरो हेड बन बिल्कुल जाऊं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि आंतरिक कोई विवाद चल रहे थे, कोई लड़ाइयां थी, क्योंकि नहीं, अखबार के ऐसा दफ्तरों में ऐसा कुछ नहीं अक्सर था। ये होता है कि मतलब किसी को कुछ आता हो या ना आता हो, कोई आपसे काबिल है, कोई आपसे नालायक है, वो बात की बात है, लेकिन अंदर जबरदस्त किस्म नहीं, के ऐसा विवाद और नहीं। झगड़े चल रहे वो थे। वो ऑर्गेनाइजेशंस में भी हमने उससे पहले काम किया, और जहाँ पे जो चीजों का हवाला, क्योंकि आपकी भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वही है और मेरी भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वही रही है, वहाँ ये चीजें इंटरनल पॉलिटिक्स इन जर्नलिज्म देखने को मिलती थी, और उस चीज ने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत। शायद वही वजह है कि आज कहीं ना कहीं आप भी पत्रकारिता में बहुत ही एक सक्सेसफुल फिगर के रूप में उभरे। और मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मैंने जहाँ की आप बात कर रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स की, ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज ए टीम स्पिरिट, और हमारे जो इमीडिएट And you बॉस। left it primarily because you wanted to start a fight against drug menace. Yeah, because the reason was, first take, या मंशा I राजनीति want to थी और reply रास्ता to टीम your जम्मू one था। answer। आपका वो उत्तर दे दूं कि मेरे उस समय हिंदुस्तान टाइम्स में जो ब्यूरो चीफ, जो मेरे इमीडिएट बॉस थे, डॉक्टर अरुण जोशी, ही इज ए फादरली फिगर टू मी, और उनसे मैंने पॉलिटिकल जर्नलिज्म में बहुत कुछ सीखा। और ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, उस समय में कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी बैकग्राउंड की बात करूं, तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी थी। कहीं ना कहीं नौजवानों के साथ इंक्लाइंड रहा मैं थ्रू आउट, इवन इन जर्नलिज्म। तो मुझे लगा कि जो जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू रीजन की राष्ट्रवादी सोच रखने वाली युवा पीढ़ी है, वो नशे और ड्रग्स में जो है ग्रस्त हो रही है। और उस समय हम सब, इंक्लूडिंग पत्रकार, जर्नलिस्ट भी उड़ता पंजाब का हवाला देते थे। लेकिन जम्मू में क्या हो रहा है, आई एम सॉरी टू से, उस समय की बात कर रहा हूं, किसी भी पत्रकार या किसी भी न्यूज़पेपर में इस किस्म की बात जो है वो पढ़ने को, या कोई इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी दिखने को नहीं मिलती थी, कि वो उड़ते पंजाब को देखते देखते वाया कठुआ सांबा पूरे जम्मू रीजन में आहिस्ता आहिस्ता एक कैंसर की तरह फैल रहा है। तो आई मेड अप माई माइंड कि ठीक है, पत्रकारिता में जो चीज हासिल करनी थी, जैसे बात की, हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में काम किया, और ऊपर वाले की ब्लेसिंग से मुझे लगता है कि जो स्थान बड़ी कम उम्र में मुझे मिला, मैं उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ, अपने सीनियर्स का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन उस समय जो वर्तमान में स्थिति जम्मू में थी, कि आहिस्ता आहिस्ता ये ड्रग अब्यूज जो है घरों के अंदर, पहले तो उन दिनों में शहरों में था, हमने कई ऐसी मौतें देखी। फिर मन कहीं ना कहीं बिखर सा गया कि हम पत्रकारिता भी कर रहे हैं तो समाज के सुधार के लिए, लेकिन समाज कहीं ना कहीं इस ड्रग मिनेंस में, जिसको हमने उस समय आवाज दी 11 साल पहले, कि ये ड्रग मिनेंस नहीं, ये नैर्को टेररिज्म है। क्योंकि टेररिज्म ने 35-36 साल में हमें इतना डैमेज नहीं किया, लेकिन अगर ये नैर्को टेररिज्म पाकिस्तान का एक षड्यंत्र कामयाब होता है, तो हमें टेररिज्म से ज्यादा जो है वो लेकिन क्षतिग्रस्त करेगा। तो उस हिसाब से हमने ये टीम जम्मू का निर्माण किया। एंड नाउ यू कैन सी कि आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, मैं बहुत कहीं ना कहीं संतुष्ट हूं कि जो बुलंद आवाज मैंने और अपनी टीम जम्मू के स्वयं सेवियों से के साथ मिलके 11 साल पहले बात कही थी, आज कहीं ना कहीं बहुत देर हो गई, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो सभ्य समाज हो, आज वो भी नैर्को टेररिज्म की बात कर रहा है, और आज हर जगह से आवाज उठ रही है, से नो टू ड्रग्स। तो आई थिंक कहीं ना कहीं टीम जम्मू का वो प्रयास आज सफल होता जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती से इस समाज को जगाने में बहुत सी जानें चली। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आप एक ऐसे परिवार से आते हैं कि अगर आप पत्रकारिता करते रहते तो भी आपको कोई ऐसी चिंता नहीं थी कि भाई मुझे कमाना है और कमा के परिवार को खिलाना है, वो कोई परेशानी आपको नहीं थी उस तरह की। आमतौर पे पत्रकार पत्रकारिता छोड़ के, बड़े सारे हमारे साथी हैं, किसी ने दुकान खोल ली है, कोई बिजनेस में चला गया, कोई ठेकेदारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री उसने जर्नलिज्म भी किया है। आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं था, क्योंकि मैंने आपको देखा है, और जब मैंने पत्रकारिता शुरू की तब एक सीनियर थे आप। तो मुझे याद है तब भी आपकी घनिष्ठ मित्रता राजनेताओं के साथ थी, बड़े नेताओं के साथ थी, और मैं अक्सर देखता था कि जिस सवाल को पूछने के लिए हमें बड़े एक प्रोटोकॉल से गुजर के जाना पड़ता था, आपको वैसी कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। तो क्या ऐसा था कि आपको लगा कि अगर राजनीति में आना है और समाज सेवा करनी है, तो पहले कि समाज सेवा के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए,
फिर उस प्लेटफॉर्म के जरिए जब आप लोगों के बीच में पहुंच जाए तो फिर आप राजनीति करना मुझे शुरू करें। मुझे लगता है इतना बड़ा 5 ईयर और 10 ईयर और 15 ईयर्स प्लान मेरे बस की बात नहीं थी, और मैंने कभी सोचा नहीं था। ये भी सच है कि मैं पत्रकारिता से हटके समाज सेवा तो पत्रकारिता के पीपल साथ वुड से दैट चलती यू है। आर born to be a journalist. Well, I appreciate this thing, but what my feeling was कि मैं हमेशा यही सोचता था कुछ हटके करना है। मैं जर्नलिज्म में नहीं होता तो शायद बेल्ट फोर्स में होता, जो मेरे पेरेंट्स की एक वो रही, और या हमारी फैमिली की लेगेसी रही है, आर्मी बैकग्राउंड एंड ऑल। तो मुझे लगता है कि हटके बात करने से फिर जर्नलिज्म में जब आए हैं, तो मुझे ये चीज़ नहीं थी तब कि मैंने कभी राजनीति में आना है। और जैसे आपने बात भी की कि स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी या श्यामलाल शर्मा जी या इतने कई ऐसे नाम हैं जो दिग्गज हैं राजनीति राजनीति में, के तो उनके साथ भी दोस्ती और घनिष्ठ मित्रता। बहुत ही क्लोज लाइक ए फैमिली थी। लेकिन मैं बताऊं, जब इनके साथ दोस्ती हुई, दोनों पॉलिटिक्स में नहीं थे। बड़े कम लोगों को पता होगा, हमारे स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा साहब तब बिजनेस की तरफ बहुत ग्रो कर रहे थे। मैं 26 साल पुरानी बात कर रहा अच्छा। हूँ, 22-23 साल और का। श्यामलाल जी? और वो भी बिजनेस में थे, उनके बड़े भाई जो थे वो एक्टिव पॉलिटिक्स में थे। तो हम बात करते थे किस तरह उस उन दिनों में जम्मू कश्मीर में बहुत उथल पुथल थी। दो ही इंपॉर्टेंट इशू सामने आते थे, जम्मू के साथ भेदभाव, और ये जो टेररिज्म का नंगा नाच जो है, ये कैसे कब खत्म होगा। तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि आज कहीं ना कहीं जो टेररिज्म पे लगाम लगी है बहुत बड़े हद तक, तब हम सोच भी नहीं सकते थे। जब मैं 90s की बात करूं, आप डोडा से हैं, आपने देखा कि डोडा में 3 बजे के बाद कोई गाड़ी में नहीं जा सकता था। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, शायद आज की जनरेशन को ये ना मालूम हो। लेकिन कभी सोचा नहीं कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा, लेकिन वो समय आया, और उसकी 2-3 वजूहत थी, और पर्टिकुलरली वाई बीजेपी, कि हम सोचते थे, हमारे बुजुर्ग सोचते थे, हम सब जो जम्मू रीजन में रहते हैं, कोई भी कास्ट कलर रिलीजन से हो, कि क्या कभी जम्मू के साथ जो पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन है, जो डेवलपमेंट के रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन है, कभी खत्म होगी। तो सबका बाय एंड लार्ज यही सवाल होता था, शायद नहीं। तो मुझे लगता है कि पिछले 12-13-14 सालों में जो हमने देखा, किस तरह से जब डिलिमिटेशन हुई पहली बार, कि जो डिलिमिटेशन ने रिकमेंड किया, 7 में से 6 सीटें जम्मू संभाग को मिली। हम देख रहे थे, जिस ड्रग्स के खिलाफ बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमने भी देखा, पत्रकारिता में भी देखा, कि कोई भी ऐसा इससे पहले ऐसे हमें गृह मंत्री नहीं मिले कि जिन्होंने पर्टिकुलरली ड्रग मिनेंस के इशू पे जो है इतना कड़ा संज्ञान लिया, थ्रू आउट द इंडिया एंड पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो उससे भी आगे अगर हम चलें, हम पिछले 8-10 सालों से और भी संगठन थे जो बात कर रहे थे महाराजा हरि सिंह जी की जन्म दिवस पे, जो हमारे लास्ट अर्स्ट वाइल डोगरा रूलर थे, उनकी छुट्टी पे। तो वो भी जिस हालातों में और जिस एजुटेशन में जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन पूरे जम्मू संभाग ने की और मिली, ये कुल मिला के कुछ ऐसे फैक्टर्स थे। और ठीक आपने कहा, भाई देवेंद्र सिंह राणा साहब, श्यामलाल जी, सुरजीत सिंह सलाथिया साहब, इन सब का मन था कि आप ये देखते थे कि आप सोशल सर्विसेज में जिस तरह से हैं, तो आपका राजनीति में भी होना शायद आप कहीं आ ना तो गए कहीं राजनीति जम्मू में। कश्मीर की आप आ एसेट्स तो होगी। गए राजनीति में, लेकिन आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में एक पत्रकार जब किसी एक राजनीतिक दल को ज्वाइन करता है तो संभवतः संभावनाएं ज्यादा ये होती हैं कि या तो वरिष्ठ प्रवक्ता होंगे, मुख्य प्रवक्ता होंगे, या कोई और इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलेगी जहां से आप अपने कार्य का निर्वाह भी कर सकें और पार्टी की बात को भी लोगों तक पहुंचा सकें। तो जाने के बाद लाइन में तो नहीं लग गया? ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरी मंशा आज भी और पहले भी यही बड़ी क्लियर थी कि टीम जम्मू में भी बेशक एज चेयरमैन, एज फाउंडर हूं, लेकिन जो मेरे बच्चों के उम्र के भी नौजवान जो टीम जम्मू के साथ जुड़े हैं, मेरे दोस्तों के साथ जो मेरे दोस्त जुड़े हैं, हमने हमेशा एक नॉर्मल वॉलंटियर बन के काम किया, ना कि कोई बॉसिज्म थी कि आई एम द चेयरपर्सन और आई एम द फाउंडर। ऐसा कभी नहीं रहा। और सिमिलरली यही सोच, यही पॉजिटिव सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी के परिवार में, इस संगठन में भाई आपको हमने एंटर नुकसान ये किया। तो नहीं हो रहा और कि एज आप ए एज ए देवेंद्र सिंह राणा, ना, स्वर्गीय देवेंद्र ऐसा सिंह कुछ राणा नहीं के है, साथ थे? ऐसा कुछ नहीं है। हम अभी पिछले 2 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहे हैं, इसी महीने की 21 दिन के बाद, यानी कि 23 को मैंने ज्वाइन किया था। तो मुझे लगता है कि इन बिटवीन पार्टी की लीडरशिप ने
जो भी हमें जॉब असाइन किया, क्योंकि इन 2 सालों में 2 इलेक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट थी, एक लोकसभा की और एक असेंबली जिंदगी, हाँ। सेगमेंट्स की थी। तो लोकसभा में भी पार्टी ने जो जिम्मेवारी हमें दी, तो वो हमने बाखूबी निभाई और उसमें रिजल्ट ओरिएंटेड हमने काम किया और पार्टी ने हमारे काम को सराहा भी। फॉलोड बाय असेंबली इलेक्शंस, 4 से 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम किया और हम्म, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में 18, 20 और 22 हजार से कम लीड नहीं है। तो हम्म। मुझे लगता है कुल मिला के एज ए पार्टी, एज ए संगठन, सबने काम किया और लेकिन आगे भी जो काम होगा लाइनिंग, लेकिन तो जोरावर जी, लाइनअप जैसे आप कह रहे हो, लेकिन ऐसा कभी इस चीज की सोच भी नहीं सोची, ना नहीं, वो इस तो चीज की बात आपकी सही है, लेकिन अपेक्षा की कभी लेकिन हमने। अब जनता के बीच में जाएं। जनता बड़े मुखर रूप से ये बात कर रही है, कह रही है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन चल रहा है, सेशन में विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन जनता बिल्कुल खुल के कह रही है कि जनाब लग ही नहीं रहा कि विपक्ष में कोई है, कि आपको नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बजट के ऊपर बात करनी है तो आप कह रहे हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, जबकि बजट नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का है, या अन्य किसी से शराब के मुद्दे के ऊपर पार्टी उस तरीके से शोरगुल नहीं कर रही जैसे पार्टी ने गुजरात में या बाकी जगहों पर प्रतिबंध की बात के प्रतिबंध लगवाया भी, अन्य कई और मुद्दे। और कमाल तो ये हुआ जब मुख्यमंत्री खड़े हुए और उन्होंने कहा कि बजट के ऊपर तो किसी ने बात ही नहीं की, तो आपने, चूंकि बजट के ऊपर कोई बात हुई नहीं है तो इसलिए जवाब देना बनता नहीं, लेकिन आपने डेली वेजरों की बात की, उस पर उन्होंने लंबी तकरीर की और 34 मिनट में उन्होंने अपना भाषण खत्म करके वो चले गए। 34 मिनट, जो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली की हिस्ट्री में पहले वित्त मंत्री ऐसे हैं जिनका बजट स्पीच का जो रिप्लाई था केवल 34 मिनट का था। तो अब ये अगर परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में कहीं आप कंफ्यूजन का शिकार तो नहीं है कि हम सत्ता में हैं या हम सत्ता से बाहर हैं। हम अगर विपक्ष की भूमिका निभाते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नाराज हो जाएंगे, ऐसा दिल्ली कुछ नहीं है, नाराज हो ऐसा जाएगी। कुछ नहीं है। सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर करूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही, मैं समझता हूं कि अग्रसर होकर जो है अपना रोल और जिम्मेवारी निभाई है सदन के अंदर, विधानसभा में उन्होंने नहीं, जिस पेट्रोल तरीके डीजल के से, ऊपर आप मैं चुप, मैं बात आपके कर रहा किसी हूं, नेता ने नहीं कहा कि पेट्रोल मैं डीजल के मैं दाम बढ़ बात करता जाएंगे। हूं, जैसे आपने बात कही है कि नहीं निभाई, मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा, जैसे आप कह रहे हो बजट नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, हम्म, बजट बेशक नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके एलाई का होगा, लेकिन अगर पूरा आप उसका पढ़ें, जो सारा का सारा, हाँ, उसमें से आधे से ज्यादा का श्रेय नेशनल कॉन्फ्रेंस उन चीजों पे ले रही है जो ऑलरेडी केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को दिया है। तो ठीक। वो आप उसको जो है, या कुछ लोग जिनको शायद इतना नहीं आइडिया है, तो वो उस चीज में एक कंफ्यूजन सी हो रही है कि जब हम बात करते हैं केंद्र सरकार की, तो ऑब्वियसली केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं दिया है। तो मेरा ये मानना था, यही चीजें जो थी मतलब पॉइंट आउट की गई। आप देखिए, अपोजिशन के तौर पे इतने मैग्नानिमस हैं, कि इतनी मैग्नानिमिटी है आप में कि आप जो पार्टी सत्ता में है, सत्ताधारी दल को आप ये तक नहीं कह रहे कि जनाब आप पेट्रोल का दाम 1 रुपया बढ़ा रहे हैं, डीजल का दाम 2 रुपया बढ़ा रहे हैं, आप जो एविएशन फ्यूल है उस पर 5% की वृद्धि कर रहे हैं, जनाब सब महंगा हो जाएगा, ये क्या कर रहे हैं, बिल्कुल इस ठीक पर है, आप खामोश हैं। बिल्कुल ठीक है। सरकार कह रही अगर है सरकारी बसों में महिलाओं के लिए फ्री, फ्री है, तो आप ये भी नहीं कह रहे कि भैया प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जहां डोमिनेट करती हो वहां आपकी सरकारी बसें क्या करेंगी। नहीं, मेरे में उसमें दो चीजें हैं। देखिए, वही बात आ गई कि जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे वो सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनवानी है कि हमने महिलाओं के लिए फ्री किया, ठीक है, लेकिन इतने इतने ज्यादा इश्यूज को लेके 9 साल के बाद जम्मू कश्मीर ने असेंबली को विटनेस किया है, ये छोटी बात नहीं है। और ठीक। उसके जो जो चीज फैक्ट है, हम्म, और अपने अपने लेवल पे, और जो जो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही है, मुझे लगता है कि उन्होंने पीपल वेलफेयर की जो बात करें, देखिए मुद्दे 100 से ज्यादा हो सकते हैं, ऑब्वियसली बजट जब पेश हो रहा है तो एक मुद्दा नहीं रहेगा। जैसे आपने एक छोटी सी मुद्दे की बात की है कि महिलाओं के लिए अगर वो फ्री किया है तो महंगाई का दर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, तो उस पर बात नहीं की है। अब जैसे डेली वेजेस का इशू था, हम्म। वो एक छोटा मुद्दा नहीं था, और कब का मुद्दा था, और उस पे भी जो ट्रेजरी बेंचेस हैं, उन्होंने राजनीति रोटियां सेकने की लेकिन कोशिश की है। लेकिन जुरावर जी, देखिए, उस मुद्दे पर भी मैं आपको याद कराना चाहूंगा, बड़ा अफसोस, अफसोस से कहना पड़ता है, जब सत्ता पक्ष ने पूछा, डिप्टी सीएम ने पूछा कि आपने डेली वेजरों के लिए क्या किया,
हैरानगी इस बात पे थी कि जो विपक्ष के नेता हैं, जो 2014 से 2018 तक सत्ता में थे, उन्हें तक ये याद नहीं था कि डेलीवेजरों के लिए साल 1992 के 94 के बाद पहली बार एसआरओ 520 पीडीपी बीजेपी सरकार ने लाया। बिल्कुल ठीक। वो एसआरओ 520 के बाद एम्पावर्ड कमेटी बनी और 600 के करीब लोगों को रेगुलराइज भी किया गया, बायोमेट्रिक हो चुका था और अब प्रोसेस चल रहा था रेगुलराइजेशन का। उसके बीच में यहां पर सरकार गिरी। राष्ट्रपति शासन हुआ, सरकार गिर गई और काम वहीं पर ठप हो गया। लेकिन किसी ने यह बात वहां सदन में नहीं कही, उल्टा पूर्व मंत्री और कांग्रेस के समय मंत्री श्यामलाल शर्मा अपने टेन्योर को डिफेंड करने लग गए और बाकी जितना भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व था वो शोरगुल करना शुरू कर दिया कि डेरिवेटिव की मांगे पूरी करो, ये देखिए करो, वो उसमें करो। तो ये जानना चाहता हूं कि वही हाउ ठीक डू है। सी दिस। देखिए आप एक चीज आप भी शायद या स्लिप कर रहे हैं या व्हाट इज कुकिंग अप इन योर माइंड, लेकिन आप एक चीज बताएं, क्या ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब या हमारे उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस चीज का कोई जवाब दिया कि आपके समय में जब आप करना चाहते थे आप नहीं कर पाए, उसके बाद राष्ट्रपति शासन हुआ फाइनली, फॉलोड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल। और आप ये बताएं कि डेली वेजेस को तब जो ऑनरेरियम भी मिलता था तो क्या मिलता था, पीनट्स, हाँ, मतलब वो कि, तो इंक्रीज और किया वो गया। भी ईद, बैसाखी या दिवाली पे कई बार उस पे भी 2-4 दिन आगे पीछे होते थे, तो वो भी जो अमाउंट होती थी वो ना मात्र होती थी, ना के बराबर होती थी। जिस चीज का संज्ञान लिया गया, क्या उमर अब्दुल्ला या डिप्टी चीफ मिनिस्टर या नेशनल कॉन्फ्रेंस उसकी अलाइड जो कोalition पार्टनर्स हैं इस चीज का दावा करेंगे कि आज जो डेली वेजर जो आइडेंटिफाइड किया गया, पहले तो आइडेंटिफाइड ही नहीं था कि कौन किस खाते में या मैंने क्या आपको नहीं ऑलरेडी है, कहा है जब 2014 के बाद उसके आइडेंटिफाई। बाद हुआ, और उसके बाद भी ऑनरेरियम पे ही चलते रहे। अगर आज उनको 9,000 रुपया मिनिमम वेतन, हालांकि हम, मेरा अपना पर्सनल भी ये मानना है कि जब तक उनकी रेगुलराइजेशन नहीं होती है, तो जैसे लद्दाख के पैटर्न पे बिल्कुल ठीक उनकी डिमांड मुझे लगता है कि जायज है कि मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत लद्दाख के पैटर्न पे उनको फिलहाल देना चाहिए, और फेस्ड मैनर हो या जिस तरीके से भी सरकार जो पॉलिसी बनाती है उनको रेगुलराइज करना जो है सरकार की जिम्मेवारी बनती है। हाँ, तो मुझे मुझे आप ये बताइए कि क्या वो इस चीज का भी दावा करेंगे कि जो 9,000 रुपये महीना आज जो मिल रहा है उनको, तो क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके बट अलायंस ने दिया है? बट देखिए मेरा कुछ सवाल चीजें ऐसी थी, मेरा आप सवाल ठीक कह रहे हैं, मेरा मैं सवाल इसमें कोई दो बिल्कुल राय इसके। नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि हो सकता है कुछ इश्यूज ऐसे होंगे जो रह गए होंगे असेंबली में बात करने के लिए, जिसमें कहीं ना कहीं जो लेजिस्लेटर्स हैं, अभी 3 दिन और असेंबली चलनी है, बीच में ब्रेक आ गया, आई थिंक 7th 8th एंड 9th को चलनी है, और हमें उम्मीद है कि हमारे जितने भी जीते हुए नुमाइंदे हैं वो जो पीपल वेलफेयर कोई भी मुद्दा होगा वो छोड़ेंगे नहीं, बात करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, हो सकता है कि जैसे आप कह रहे हैं कुछ मुद्दे रह गए हों, लेकिन मुझे लग रहा है कि बाय एंड लार्ज ओवरऑल जितने भी इंपॉर्टेंट, और जिन मुद्दों को जैसे 100 मुद्दे हैं तो 100 में से पहले 10 कौन से होने चाहिए, फॉलोड बाय 10, तो मुझे लगता है कि उस तरीके से हमारे एक एक ऑनरेबल लेजिस्लेटर ने, और खासकर हमारी पार्टी के उसने बाखूबी उस पर बात भी की है, चाहे जरूरत पड़ी है तो वॉकआउट भी किया है। सभी जो पीपल वेलफेयर रिलेटेड इश्यूज थे, सरकार को जहां बात करनी चाहिए थी सरकार पर के लिए उसने जोरावर पॉइंट जी, आउट क्या किया है। आपको ये नहीं लग रहा कि इन व्हेन यू आर अवेलेबल, सुनील सेठी अवेलेबल हैं और कई अन्य लोग अवेलेबल हैं पार्टी में जो इन मुद्दों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते भी हैं, जानते भी। जैसे मैंने आपको कहा एसआरओ 520, आपने याद कराया कि 9,000 वो भी, और उसके अलावा अन्य कई और कदम। ये तो आपको बताना है ना सरकार को कि जनाब ये तो हमारे समय में हुआ है, आप बता नहीं पा रहे। नहीं बताया, लेकिन वो माहौल उस समय अगर आप देखें, आप रिपोर्ट कर रहे होंगे, आई वॉज वॉचिंग थ्रू योर चैनल्स, तो मुझे लग रहा है कि जब एक रकस क्रिएट हो जाता है असेंबली में, तो आवाज कहीं ना कहीं धीमी पड़ जाती है, वहां कहीं ना कहीं हम सहाफियों का, पत्रकारों का योगदान रहता है कि वो कम आवाज लेकिन को हाईलाइट किसी करना है। ने ये भी कहा कि शायद उसका कारण ये है कि जो लाठी चलाने वाली पुलिस थी, वो लाठी चलाने वाली पुलिस चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन आती है, इसीलिए भारतीय जनता ये पार्टी। ये एक नरेटिव सेट किया जा रहा है, ये एक नरेटिव सेट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मुझे लगता है कि कुछ इदारे ऐसे होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में
जिनको कहीं गलती पे पॉइंट आउट किया जा सकता है, लेकिन उनको वन साइडेडली बायस कहना गलत होगा। वो है पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, वो ठीक है। है जुडिशरी। हम कहें कि ये ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी भी पुलिस के सामने कोई संज्ञान लिया जाए, हम्म, फॉर एग्जाम्पल कि कोई क्राइम हो जाता है, तो क्या पुलिस ऑफिसर पहले किसी का वेट करेगा, किसी पॉलिटिकल मास्टर का या किसी का, टू टेक द कॉग्निजेंस? नो। ये मुझे लगता है कि सरकार में कुछ लोग बैठे हैं, वो एक नरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के और खासकर जम्मू संभाग के लोग पढ़े लिखे हैं, नौजवान पढ़े लिखे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओवरऑल आप बात करें, जम्मू कश्मीर में जब हम पत्रकारिता में आए तो टेररिज्म पीक पे था, हम्म, सोच भी नहीं सकते थे। और कश्मीर तो कश्मीर घाटी, हम्म, जम्मू रीजन का डोडा, रामबन, बनिहाल, राजौरी, पुंछ, हम्म, मछेडी, बसोली की अपर रीजन्स, यहाँ पे भी टेररिस्ट रिलेटेड इंसिडेंट्स, आईडी ब्लास्ट, फिदाइन हमले, जम्मू की बात करें या उस तरीके की वारदातें होती रही हैं। इन्फिल्ट्रेशन बिड्स को अगर मैं अगर आंकड़े निकालूं, तो कोई दिन नहीं जाता था जो जुनेद साहब, आपको भी पता है और हमें भी पता है, कि जब हम नहीं रिपोर्ट करते थे इन्फिल्ट्रेशन बिड foiled, or there was an attempt made by armed intruders with the help of Pakistani rangers, जो इस तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। अगर अब पिछले 12-14 सालों में हम उस आंकड़ों को आंकलन करें, सर्वे करें, तो बाय एंड लार्ज जितना कंट्रोल टेररिज्म पे अभी आए हैं, हालांकि ये एक, जिसको कहते हैं कि ये भी एक ऐसा मिनेंस है जिसको कंट्रोल करते करते बहुत वक्त लगता है, और इंश्योर यही करना चाहिए कि हमारे खुद की कैजुअलिटी कम हो। तो मुझे लगता है कि आप ओवरऑल देखेंगे, चाहे वो कश्मीर घाटी हो, चाहे जम्मू रीजन हो, कितना फर्क है उसको भी तो कहीं ना कहीं कंट्रोल, मैं अगर कहूँ अग्रसर रूप में सबसे आगे जम्मू कश्मीर पुलिस एंड इंडियन आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, और कई जगह पे ज्वाइंट ऑपरेशन जो है हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्या वो किसी के कहने पे रुक रहे हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता अच्छा, है। अंत में, क्योंकि समय बहुत कम है मेरे जी, पास, तो अंत में आपके सवाल इतने अच्छे हैं कि लग रहा है कि आप और सवाल पूछिए। बस बस अंत में आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि साल 2022 से लेकर 2025, 4 साल हो गए, साफ समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान का टारगेट, निशाना इस वक्त जो जम्मू संभाग है, और निशाना भी इस तरीके से कि 5 पैराट्रूपर्स की शहादत होती है, फौज के जवानों की शहादत होती है, उसके बाद 4 पुलिसकर्मियों की शहादत होती है। ये सब कुछ लगातार एक के बाद एक, एक बाद एक, कहीं ना कहीं हो रहा है। कभी रजौरी हो रहा है, पुंछ हो रहा है, डोडा हो रहा है, फिर आपको कठुआ में सरप्राइज कर रहे हैं, फिर आपको बिलावर में सरप्राइज कर रहे हैं, फिर अचानक उधमपुर में एक हमारा सीआरपीएफ का जवान ऑफिसर शहीद होता है, कहीं कभी पत्नी टॉप में कुछ हो रहा है। तो उसके बाद एक अजीब सा दृश्य देखने को मिलता है। केंद्र में सरकार आपकी, गृह मंत्री आपके, उसके बाद बीजेपी ही प्रदर्शन करती है, बीजेपी ही पाकिस्तान का पुतला फूंकती है। देखिए, दो बीजे चीजें, नो, मतलब मैं आप। आई टेल यू। देखिए, प्रदर्शन जो लोग कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं प्रदर्शन, हम्म, दैट डजंट मीन्स कि आई एम जस्ट अ बीजेपी। हम्म, वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वी आर द हम्म। नेशनलिस्ट फोर्स, But who आप are भी you हैं। holding accountable? आई टेल यू, राइट टू, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर किसी का राइट है। और हम्म, सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रहे हैं? हम्म, हम प्रोटेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं, हम्म, हम प्रोटेस्ट एंटी इंडियन के खिलाफ कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट वो लोग जो नासूर बन के जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में हैं, लेकिन बातें पाकिस्तान की कर रहे हैं, और ऐसे जो आर्म्ड इंट्रूडर्स और टेररिस्ट हैं उनको अपने घरों में पनाह दे रहे हैं, हम उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम किसकी सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जो शहीद हुए हैं, जो जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवान शहीद हुए, जो आर्मी के जवान अगर कोई शहीद हुए, कोई सिविलियन शहीद हुआ, हम उनके फैमिली के साथ खड़े हैं, वो हमारा परिवार है। आप देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले 37 सालों में अगर एसओजी का निर्माण हुआ, एसटीएफ का निर्माण हुआ, सबसे आगे वो रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। दे ऑल वर द सन्स ऑफ द सॉइल। और दूसरा, जो शहीद हुए वो तो गए, 6,000 से, बड़े कम लोगों को मालूम होगा, बातें बहुत आसान है करना, 6,000 से अधिक जम्मू कश्मीर पुलिस पर्सनल जो है हैंडीकैप हो चुके हैं, जो अपनी नौकरी को प्रॉपर तरीके से ऑन ड्यूटी नहीं रह सकते हैं, जो कहीं बेड पे हैं, अगर बेड पे नहीं है तो प्रॉपर चल फिर सकते नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। वो कहीं ना कहीं उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। बात आ जाके वही नरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि सरकार हमारी तो हम अपनी सरकार के, ऐसा नहीं है। हम जो प्रिवेलिंग टेररिज्म के एक्ट्स, जो एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट्स हैं
कि अब इस बार आप कश्मीर को फोकस मत कीजिए, फिर से जम्मू रीजन को, जो कि मैं समझता हूं कि 15 और 18 साल के बाद एक फिर से पाकिस्तान द्वारा बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि बताया जाए पूरे मुल्क को और पूरे इंटरनेशनल फोरा को कि जम्मू कश्मीर में हालात खराब हैं, और खासकर जम्मू संभाग जो एक राष्ट्रवादी सोच रखने वाला संभाग मैं मानता हूं 100% प्योरेस्ट ब्रीड ऑफ द नेशनलिज्म हमारा जम्मू रीजन जो है, कहीं ना कहीं उनको डैमेज करने के लिए, उनको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल फियर साइकोसिस क्रिएट करने के लिए एक बार फिर से पाकिस्तान द्वारा ये अटेम्प्ट हो रही है, जो मुझे लगता है पार्टी पॉलिटिक्स आप छोड़ दीजिए, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी इंडियन आर्मी, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस इतनी सशक्त हैं कि पहले भी अगर 20 साल 25 साल 30 साल पहले इनको मुंह की खानी पड़ी, तो जब जब ये कोशिश करेंगे, जब जब ये ऐसा षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे, उस षड्यंत्र को निस्तो नाबूद करने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सशक्त है। और जो लोग आए दिन बात करते हैं कि नहीं ये माहौल खराब हो रहा है, तो पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान के पिट्ठू हैं। उनको पहले यह समझना पड़ेगा कि हमारे घर को आग कौन लगा रहा है, हमारे घर को जो आग लगा रहा है, पहले उससे बात करनी चाहिए, या पहले उसके घर जाके एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए, ताकि जब एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो वो काफी समय तक चुप रहा। मुझे लग रहा है कि वो कहते हैं ना कि वो कई बार कईयों की आदत होती है हम ना सुधरेंगे, तो उनको बार बार ऐसी डोजेस चाहिए होती है, तो वो समय आ रहा है। और मुझे लगता है कि केंद्र में बैठे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, हमारे माननीय गृह मंत्री हैं, वो इतने सुलझे, इतनी सोच रखते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देना है वो उनको आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि टीम जम्मू के संस्थापक और भारतीय जनता पार्टी के नेता जोरावर सिंह जम्वाल ने दो बातें साफ करी। एक तो ये कि टीम जम्मू का प्लेटफॉर्म नशे के खिलाफ जंग थी, और उस नशे के खिलाफ जंग को जब हमने देखा कि एक सरकार समर्थन दे रही है और गंभीर है उसको लेकर, तो फिर टीम जम्मू के संस्थापक भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए।